अस्सलाम वालेकुम, आई एम सफ्तान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओरिजिनल पेपर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। ये पेपर कंडक्ट हुआ था 31 मार्च को, यानी कि अभी रिसेंटली ये टेस्ट कंडक्ट हुआ है। आज की इस वीडियो में हम ये टोटल पेपर डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि इस पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में जो जूनियर सीट्स होती हैं, जिस तरह के एएसआई की सीट है या कारपोरल की सीट है, उसका जो टेस्ट होगा उसमें एएसएफ से रेलेवेंट क्वेश्चंस मोस्टली नहीं होते, जबकि जो सीनियर सीट्स हैं इंस्पेक्टर और एएसएफ की, उसमें एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स से रेलेवेंट क्वेश्चंस भी होते हैं। तो अभी हम साथ साथ देखते जाएंगे कि किस तरह का पेपर है और किस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला पोर्शन इंग्लिश का है और पहला क्वेश्चन ईडीएम है। ईडीएम कह लें या एनालॉजी कह लें। स्विम इज टू फिश, जिस तरह मछली का काम तैरना है या तैरने की खासियत मछली की है। एज वॉक इज टू, तो इस तरह चलने की खासियत किसकी है? तो मैन की खासियत चलने की है। बर्ड करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि बर्ड उड़ते हैं और जो चेयर्स हैं ये मूव नहीं करती, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। सेकंड क्वेश्चन है हेयर ब्रेथ स्केप। अब हेयर ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, ब्रेथ जो है ये चौड़ाई को हम कहते हैं तो, या मोटाई को कहते हैं। तो बाल जितनी बारीकी से बचना, इसका क्या मतलब होता है? तो ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है अ नैरो एस्केप, यानी कि किसी चीज से बड़ी मुश्किल से बचना। थर्ड क्वेश्चन है गेस द क्लोजेस्ट पॉसिबल मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। कट द मस्टर्ड। कट द मस्टर्ड एक इडियम है और इसका मतलब होता है टू मीट अप द एक्सपेक्टेशंस, यानी तवक्कुआत पर पूरा उतरना। तो पहले तीन क्वेश्चंस में से दो क्वेश्चंस इडियम्स में से आए हैं और एक क्वेश्चन जो है ये जो पहले वाला है वो हमारे पास एनालॉजी का आया है। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि इंग्लिश में स्पेसिफिकली इसी हिस्से को टारगेट किया गया है, हमें सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग के क्वेश्चंस अभी नहीं मिले। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एट आर्म्स लेंथ, यानी कि एक हाथ के फासले पर होना, तो इसका मतलब होता है एट अ डिस्टेंस होना। तो एट आर्म्स लेंथ मींस कीपिंग अ डिस्टेंस, फासला रखना। पांचवा क्वेश्चन है मेडिएवल किंगडम्स डिड नॉट बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक्स ओवरऑल रेदर द चेंज वाज, यानी कि जब बड़ी बड़ी जो बादशाहतें थी ये आईनी जमहूरी हुकूमतें बन गई, लेकिन ये अचानक से नहीं बनी, बल्कि जो चेंज आई वो ग्रेजुअल चेंज थी, बतदरीज आई और आहिस्ता आहिस्ता जो मेडिएवल किंगडम्स थे वो चेंज हो गए कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई कैन नॉट डैश फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट द केस। आई कैन नॉट डाइवर्ज, डाइवर्ज का मतलब होता है डिस्क्लोज करना, किसी चीज को आप किसी के सामने रिवील कर देना। आई कैन नॉट रिवील या आई कैन नॉट डाइवर्ज फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट द केस। नेक्स्ट है द फैक्ट्री वाज इन अ डैश कंडीशन एंड नीडेड रिस्टोरेशन वर्क टू बी इनिशिएटेड। फिक्रे के साफ से पता चल रहा है कि जो फैक्ट्री है इसकी कंडीशन कोई अच्छी कंडीशन नहीं है और इसको रिस्टोर होना है, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे डाइलैपिडेटेड, यानी कि जो उसकी कंडीशन है वो मायूस कुन है और उसको रिस्टोर होने की या रेनोवेट होने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे स्पेंड द इवनिंग डैश थ्रू 40 इयर्स ऑफ अकामुलेटेड जंक। अब फिक्रे का आप देखें, आप कह सकते हैं कि फिक्रे को एनालाइज करें। दे स्पेंड द इवनिंग, पूरी शाम गुजरी है किसी काम में, और काम क्या है कि 40 इयर्स ऑफ अकामुलेटेड जंक, फैक्ट्री का 40 साल जंक जमा है, तो उसको क्या किया गया होगा? उसकी शिफ्टिंग की गई। शिफ्टिंग का मतलब उसको एनालाइज किया गया। दे स्पेंड द इवनिंग शिफ्टिंग थ्रू द इयर्स ऑफ अकामुलेटेड जंक। शिफ्टिंग थ्रू वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब होता है कि एग्जामिन किया गया है या सॉर्ट आउट किया गया है। नेक्स्ट है द ओल्ड लेडी ऑलमोस्ट इनकाउंटर्ड डेथ बट टू एवरीवन सरप्राइज। तो यहाँ पे डेथ आएगा, द ओल्ड लेडी ऑलमोस्ट इनकाउंटेड, क्योंकि वर्ब आ गई हमारे पास, उसके बाद डेथ आएगा। द ओल्ड लेडी ऑलमोस्ट इनकाउंटर्ड डेथ बट टू एवरीवन सरप्राइज शी सर्वाइव्ड। नेक्स्ट है हमारे पास बेनिफिटेड अ ग्रेट डील फ्रॉम टेकिंग दैट ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स। तो यहाँ पे जो प्रेपोजिशन है वो हमारे पास फ्रॉम की यूज होगी। नेक्स्ट है यहां पर इंग्लिश का पोर्शन कंप्लीट हुआ और आप देख सकते हैं कि इडियम्स हैं मोस्टली। रूटीन में इस तरह का टेस्ट नहीं आता। रूटीन के जो टेस्ट होते हैं उनमें
सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग ज्यादा होती है, उसमें ग्रामर ज्यादा होती है, यहाँ पर इडियम्स का या वोकैबुलरी का यूज ज्यादा था, तो इससे टेस्ट मुश्किल बन जाता है ज्यादा। शालीमार गार्डन वाज एस्टैब्लिश्ड इन, शालीमार गार्डन शाहजहां ने बनवाए थे, तो शाहजहां का अगर आप दौरे हुकूमत देखें तो उसके अकॉर्डिंग ही बने थे, तो सन 1700 में पॉसिबल नहीं है, उससे पहले 1672 में नहीं है, 1632 के करीब करीब है लेकिन 1632 में नहीं है। एक्चुअली ये 1641 से लेकर 1642 का जो अरसा था तब शालीमार गार्डन्स लाहौर में इस्टेब्लिश किए गए थे। नेक्स्ट है विच इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन कराकोरम एंड सेकंड लॉन्गेस्ट इन वर्ल्ड्स नॉन पोलर एरियाज। तो दुनिया में जो पोलर रीजन है अंटार्कटिका और आर्कटिक, उसके जो ग्लेशियर्स हैं वो दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर्स हैं, लेकिन अगर हम उनसे बाहर निकल आए नॉन पोलर वर्ल्ड में तो दुनिया का दूसरा बड़ा ग्लेशियर और पाकिस्तान का या कराकोरम रेंज का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है ये सियाचिन ग्लेशियर है जो 76 किलोमीटर लॉन्गेस्ट है। बैटल ऑफ प्लासी, जंग प्लासी, जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश गवर्नमेंट कह लें या ईस्ट इंडिया कंपनी कह लें उनके दरमियान लड़ी गई, तो उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लड़ रहा था? ही वाज लॉर्ड क्लाइव। तो बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट बिटवीन सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव, जिन्हें लॉर्ड क्लाइव कहेंगे। 1757 में ये जंग हुई थी। नेम द मुगल एम्परर हुज रेवेन्यू मिनिस्टर वाज टोडरमल। तो राजा टोडरमल जो था वो वजीर खजाना था एम्परर अकबर का, यानी कि शहनशाह अकबर का। बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू 2 प्रोविंसेस इन 1905। बंगाल जो था इसको तकसीम कर दिया गया था, तो बंगाल की तकसीम की थी लॉर्ड कर्जन ने, और 6 साल के बाद 1911 में ये तकसीम जो थी ये खत्म कर दी गई थी। इससे रेलेवेंट क्वेश्चन मोस्टली आ जाते हैं कि ये तकसीम कब हुई, ये किसने की, ये कब खत्म हुई, ये किसने खत्म की। नेक्स्ट है पाकिस्तान टेस्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस। पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे 28 मई 1998 को, तो 28 मई ऑप्शन में नहीं है, तो हम डी को करेक्ट आंसर कर देंगे, नन ऑफ दीज को। वारिस शाह द ऑथर ऑफ हीर इज बरीड इन। वारिस शाह की को दफन किया गया है जंडियाला शेर खान में। वारिस शाह ने हीर लिखी थी पाकपतन में मलका हास में, लेकिन इनकी जो तदफीन हुई है वो जंडियाला शेर खान में की गई। लोवारी पास किन को कनेक्ट करता है? तो लोवारी पास लिंक कनेक्ट करता है दीर डिस्ट्रिक्ट को और चित्राल डिस्ट्रिक्ट को केपीके में, तो हमारे पास दीर विद चित्राल जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। फ्रॉम कराची फारदेस्ट पॉइंट ऑन द कोस्टल हाईवे इज। अगर कराची से हम कोस्टल हाईवे पर निकले तो सबसे दूर का जो हमारे पास पॉइंट बनता है वो मकरान कोस्टल हाईवे पर बनता है, तो मकरान जो है कोस्टल हाईवे एंड्स एट गवादर, तो हम गवादर को सबसे फारदेस्ट पॉइंट कहेंगे। अगर इन ऑप्शंस में से अगर हमने देखना हो तो पिसनी और उमारा जो है और मारा जो है ये खासे दूर पड़ते हैं, लेकिन गवादर से ये ज्यादा दूर नहीं है, तो हम नन ऑफ दिस को करेक्ट आंसर मानेंगे। नेक्स्ट है मंछर झील का। मंछर क्या है? मंछर एक फ्रेश वाटर लेक है। मंछर झील के नाम से आप इसको जब याद रखते हो तो आपको याद रह जाता है कि ये कोई दरिया नहीं है या जुबान नहीं है या चोटी नहीं है, बल्कि ये एक झील है। नेम द नैरो स्ट्रिप ऑफ अफगानिस्तान टेरिटरी विच सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम ताजिकिस्तान। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान बहुत करीब करीब ममालिक हैं, इनके दरमियान अफगानिस्तान का एक छोटा सा इलाका आता है जिसे वाखान कॉरिडोर कहते हैं, तो अगर उसको क्रॉस कर जाएं तो पाकिस्तान अफगानिस्तान से होते हुए ताजिकिस्तान में जा सकता है। टैंगो टावर क्या है? टैंगो टावर पाकिस्तान की एक माउंटेन पीक है, यह कराकोरम रेंज के अंदर है। कशफुल महजूब यानी कि राजों से पर्दे उठाने वाली किताब, इसके मुसन्नफ कौन है? सैयद अली हजवेरी, जिन्हें हम दातागंज बख्श भी कहते हैं, तो ऑप्शंस में उनका नाम नहीं है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री। कौन सा मुल्क है जिसके चारों तरफ जमीन है, समंदर नहीं लगता? तो युगांडा इज द करेक्ट आंसर। बाकी नाइजीरिया और कीनिया के साथ समंदर लगते हैं। तहरीर स्क्वायर बहुत अहमियत का हामिल है तारीखी तौर पर भी, तो ये किस मुल्क में है? तहरीर स्क्वायर जो है ये मिस्र में है, तो यहाँ पे मिस्र का ऑप्शन ही नहीं है, तो कायरो इजिप्ट, तो ये वहां पर मौजूद है काहिरा के अंदर। नेक्स्ट है बिनगाजी। बिनगाजी जो ये सिटी है लीबिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और ये पोर्ट भी है इनकी यहाँ पर। नेक्स्ट है रिवर नाइल, जिसे दरिया नील कहते हैं, ये कहां से निकलता है? दरिया नील लेक विक्टोरिया से निकलता है और ये दुनिया का सबसे लंबा दरिया है। सबसे बड़े दरिया को लेकर जो बहस है वो रिवर अमेज़न पर कंक्लूड होती है, वो सबसे बड़ा दरिया है। सबसे लंबा दरिया जो है वो रिवर नाइल है। ग्रीनविच कहां पर है? ग्रीनविच इंग्लैंड के अंदर एक मुकाम है जिसको स्टैंडर्ड मानते हुए दुनिया का जो टाइम है या टाइम जोन्स हैं वो बनाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रैंक्स इन द एयर फोर्स इज हायर। इनमें से कौन सा रैंक हायर है? विच ऑफ द फॉलोइंग रैंक्स,
उन्होंने ये नहीं पूछा कि सबसे बड़ा रैंक कौन सा है, उन्होंने पूछा ऑप्शंस में से सबसे बड़ा रैंक कौन सा है। तो एयर कॉमोडोर, स्क्वाड्रन लीडर और विंग कमांडर, इनमें से एयर कॉमोडोर जो है वो सबसे बड़ा रैंक है। अगर ओवरऑल हम देखें तो एयर मार्शल जो होता है वो सबसे बड़ा ओहदा होता है एयरफोर्स के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट काज्ड बाय वायरस? कोलेरा जो है ये बैक्टीरिया से होता है, जॉन्डिस, पीला यरकान ये वायरस से होता है, फ्लू भी वायरस से होता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ऑफिस कहां पर है या ये कहां पर बैठती है? इट इज लोकेटेड इन हैग, नेदरलैंड। नेदरलैंड के शहर हैग के अंदर। हीट रिसीव्ड बाय अर्थ फ्रॉम द सन इज नोन एज सोलर रेडिएशन। सूरज की रेडिएशन जमीन तक पहुंचती है और जमीन को गर्म करती है, तो सोलर रेडिएशन इज द करेक्ट आंसर। द चीपेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज, बिजली बनाने का सबसे चीप जो सोर्स है हमारे पास वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, जिसे हम हाइडल इलेक्ट्रिक पावर भी कहते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ, जमीन का जो घेरा है, हर दायरे का एक घेरा होता है, हर गुलाई का एक घेरा होता है, तो जमीन का जो घेरा है वो 40,075 किलोमीटर है, 40,075 किलोमीटर। डीपेस्ट पॉइंट इन पैसिफिक ओशन इज मैरियाना ट्रेंच। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और इजी भी हम कह सकते हैं कि पैसिफिक ओशन का सबसे जो गहरा पॉइंट है वो मैरियाना ट्रेंच है। बी इज द करेक्ट आंसर। सुइज कैनाल किसे लिंक करता है? सुइज कैनाल दो समुद्रों को मिलाता है, मेडिटेरेनियन सी विद रेड सी। इसका फायदा ये होता है कि यूरोप एशिया में आ सकता है, एशियन जहाज यूरोप में जा सकते हैं और उन्हें अफ्रीका का चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है द एवरेज हार्ट बीट पर मिनट इन अ नॉर्मल मैन। इसमें डिबेट है, एग्जैक्टली तो बुक्स में 72 हार्ट बीट्स पर मिनट लिखा होता है, लेकिन कई जगहों पर 70 भी लिखा होता है, बट 72 इज मोर प्रिसाइज आंसर। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ? आपने अक्सर सुना होगा कि हमारी हड्डियों की ग्रोथ के लिए और हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम चाहिए और फास्फोरस चाहिए, तो करेक्ट आंसर बनेगा कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट है लॉज अबाउट इनहेरिटेंस वर रिवील्ड इन। इस्लाम में जो विरासत के कवानीन दिए गए वो सूरह निसा में दिए गए और साल था 4th ईयर ऑफ हिजरी। ये नबूवत का बनेगा 14वां साल और हिजरी का 4था साल। व्हाट इज मेड बाय अल्लाह's एट्रीब्यूट अलबारी? अल्लाह के सिफाती नाम बहुत सारे हैं, तो उनमें से अलबारी का मतलब होता है बनाने वाला, यानी कि द मेकर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लैंड ऑफ प्रॉफिट्स? अंबिया कराम की सरजमीन फलस्तीन को कहा जाता है क्योंकि ज्यादा जो नबी हैं वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन से बिलोंग करते थे। सो पैलेस्टाइन इज द करेक्ट आंसर। इसमें मौजूदा दौर का जो यरूशलेम है वो इसका हिस्सा है। गजवा तबूक वाज हैपेंड इन। गजवा तबूक एक बड़ी जंग थी, एक बड़ा गजवा था, और ये कब हुआ? तो ये हमारे पास हुआ 9th हिजरा में, यानी कि हिजरत के 9वें साल में। Which of the following important event took place in 6th year of हिजरी? तो हिजरत के 6ठे साल में सुलह हदैबिया का वाकया हुआ था। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ गेट कीपर ऑफ हेवन। जन्नत के दारोगे का नाम या जन्नत के गेट कीपर का नाम रिजवान है, तो इनका नाम का हवाला बहुत सारी जगहों पे मिलता है हमें। इसके बाद मैथ के क्वेश्चन है, इनकम ऑफ ए इज 25% लेस देन बी, हाउ मच परसेंट बीज इनकम वुड बी मोर देन दैट ऑफ ए? अगर ए की इनकम बी के मुकाबले में 25% कम है तो हमने ए का यहां पर कंपैरिजन किसके साथ करना है? बी के साथ। हाउ मच परसेंट बीज इनकम वुड बी मोर देन दैट ऑफ ए? तो ए के मुकाबले में बी की इनकम कितनी ज्यादा होगी? तो हम यहां पर फर्ज कर लेते हैं कि अगर बी की इनकम 100 रुपए है तो बी की ए की इनकम उससे 25% कम होगी, यानी कि 100 - 25 75 75। जहां पर पहला ऐसा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद दूसरा है हाउ मच परसेंट बीज इनकम वुड बी मोर देन दैट ऑफ ए? तो हमने ए की इनकम को कंपेयर करना है, तो ए की जो इनकम है वो हमारे पास है 75, बी की इनकम है 100। हम देखते हैं कि दोनों में जो फर्क आता है वो आता है 25 रुपीज का, 25 रुपए का फर्क आता है। तो इसी फर्क की बुनियाद पर हम देखेंगे कि बी की इनकम ज्यादा है, तो हम इसको यूं कंपेयर करेंगे, द डिफरेंस ऑफ बोथ इनकम्स डिवाइडेड बाय इनकम ऑफ ए मल्टीप्लाई 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 1, ये इस तरीके से डिवाइड हो जाएंगे और 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 33.3। तो 33.3% जो इनकम है वो बी की ज्यादा है एज कंपेयर टू ए। इसके बाद है ये हमारा यहां से मैथ का पोर्शन है, सिंप्लीफाई द इक्वेशन। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, आपने यहाँ पे बोर्ड मैथ्स रूल अप्लाई करना है। 5 + 2 × 6 - 3 × 2,
तो पहले आपने मल्टीप्लाई वालों को मल्टीप्लाई कर लेना है और बाकियों को अभी सॉल्व नहीं करना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को भी सॉल्व नहीं करना, डिवीजन इसमें ऑलरेडी नहीं है। जब आप ये कर चुके हैं तो उसके बाद दोनों को जमा कर लें, 17 माइनस 6, और 17 माइनस 6 जो होता है 11 होता है। अगर आप इस तरीके की तरफ आने की बजाय पहले माइनस करें तो क्या होगा, 5 प्लस 12 माइनस 6, तो इधर भी आंसर आपके पास 11 आता है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से कोई भी एक ऑपरेशन पहले किया जा सकता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन से पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है विच नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 9। अगर हमने चेक करना हो कि एक नंबर दोनों नंबरों से डिवाइड होता है कि नहीं, तो हम दोनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो आंसर आता है उससे नंबर को डिवाइड करके देखते हैं। तो 4 और 9 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है। यहां पर एक और चीज भी है कि 4 और 9 में और कोई कॉमन फैक्टर है भी नहीं। अगर और कोई कॉमन फैक्टर होता तो फिर हम उस तरफ चले जाते। तो हमारे पास 4 और 9 को मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है, और 36 से हम किसे डिवाइड कर सकते हैं, इसको तो बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि इसके एंड पर ओड डिजिट आ रहा है। तो या तो हमारे पास ये डिवाइड होगा या फिर ये होगा। आप दोनों को डिवाइड करके देखें, सी विल बी करेक्ट आंसर। कंप्लीट द नंबर सीरीज, ये हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज आ गई है। पहला नंबर 2 है, दूसरा 5 है। तो 2 से 5 तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें +3 करना पड़ता है। 5 के बाद अगला नंबर 12 है। 5 से 12 तक जाने के लिए 7 ऐड करना पड़ता है। उससे आगे 23 है, तो 12 से 23 तक जाने के लिए 11 ऐड करना पड़ता है। अगर आप यहां पर गौर करें तो पहली दफा आपने 3 ऐड किया है, अगली दफा 3 + 4 ऐड किया है 7, अगली दफा 7 + 4 ऐड किया है 11। इसका मतलब हम हर दफा पिछले नंबर के मुकाबले में 4 ज्यादा ऐड करेंगे। तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 + 3 5, 5 + 7 12, 7 + 11, इसके बाद 15, इसके बाद यहाँ पे 19, उसके बाद 23। हम ऐसे जमा करते जाएंगे। तो ये 23 में हमने 12 में 11 ऐड किया 23 में 15 ऐड किया 38 में 19 ऐड किया 57 में 23 अगर ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 80। सो 80 विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद एक क्वेश्चन प्रॉफिट और लॉस का है। ये इसमें सबसे ज्यादा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था। तो इसमें यह है कि एक रिटेलर है, इट इंक्रीजेस द सेलिंग प्राइस बाय 25% ड्यू टू विच इज प्रॉफिट परसेंटेज इंक्रीजेस फ्रॉम 20% टू 25%। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज्ड इन कॉस्ट प्राइस। अब यहां पर याद रखें, आपसे जो इंक्रीज पूछा गया वो कॉस्ट प्राइस में पूछा गया है, जो आपको स्टेटमेंट में बताई नहीं गई। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि एक पर्सन है, एक रिटेलर है, वो इंक्रीज करता है सेलिंग प्राइस को 25%। उसकी वजह से उसका जो प्रॉफिट होता है वो 20% से बढ़ के 25% तक चला जाता है। तो हमने इंक्रीज देखने हैं कॉस्ट प्राइस में। तो सबसे पहले आपके पास अगर ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज हो तो 100 रुपीज पर 20% प्रॉफिट ओरिजिनल प्रॉफिट है, क्योंकि पहले प्रॉफिट 20% लिया जा रहा है, बाद में प्रॉफिट बढ़ाकर 25% लिया जा रहा है। तो अगर आप इस पर ओरिजिनल प्रॉफिट लगाएंगे तो ओरिजिनल जो सेलिंग प्राइस आएगी वो आ जाएगी 120। न्यू सिचुएशन में क्या किया, आफ्टर 25% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस में 25% इंक्रीज किया। पहले सेलिंग प्राइस है 120 रुपए, अगर आप उसमें 25% बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेगा, वो होगा 120, यानी कि जो पहले सेलिंग प्राइस है प्लस 25 ऑफ 120, यानी कि 25 ऑफ 120 डिवाइडेड बाय 100। तो जब आप इसे करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 30। तो 120 में जब 30 ऐड करेंगे तो अब न्यू जो सेलिंग प्राइस है वो आ रही है 150। न्यू प्रॉफिट है 25%। तो अब हमने यहां पर कॉस्ट प्राइस x फाइंड आउट करनी है। तो हम कहते हैं कि न्यू सेलिंग प्राइस, जो हमने न्यू सेलिंग प्राइस निकाली 150, ये बराबर है न्यू कॉस्ट प्राइस प्लस 25% ऑफ न्यू कॉस्ट प्राइस 150। तो अगर हम यहां पर जो सेलिंग प्राइस हमें पता है वो 150 रुपीज है, न्यू कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं x, क्योंकि हमें तो पता नहीं है। तो 25% ऑफ x जो हमारे पास आएगा वो हम इस तरीके से यहां पर पुट कर देंगे। तो x प्लस 0.25 ऑफ x, तो ये हमारे पास हो जाएगा रुपीज 150 इज इक्वल टू 1.25x, यानी कि इसको आपने इस तरीके से लेकर चलना है। ये मैं आप लोगों के लिए अलग से सॉल्व कर देता हूं ताकि आपको आसान लगे। जो नई सेलिंग प्राइस है ना, हमने वो तो निकाल ली है, नई कॉस्ट प्राइस हमने निकालनी है। तो उसके लिए हम करते हैं न्यू कॉस्ट प्राइस प्लस 25% ऑफ न्यू कॉस्ट प्राइस। तो न्यू सेलिंग प्राइस आपके पास है 150, न्यू कॉस्ट प्राइस अगर आप x माने तो 25% ऑफ x जो होगा ये बनेगा 0.25x।
आप उसे 25% ऑफ x भी लिख सकते हैं या 25 डिवाइडेड बाय 100 x लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से लिखेंगे, ये हो जाएगा 1.25x दैट विल बी इक्वल टू 150। तो x को आप इधर रहने देंगे, 1.25 को उधर ले जाकर 150 को 1.25 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 120। तो 120 आपके पास क्या आया है, x आया है, न्यू कॉस्ट प्राइस। तो जब आप 150 रुपए मुनाफा ले रहे हो तो कॉस्ट प्राइस है 120। तो जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस थी वो हमने अब उससे सॉल्व करेंगे। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस 100 थी, न्यू कॉस्ट प्राइस है 120। तो कॉस्ट प्राइस में जो इंक्रीज हुआ है वो हुआ 20। तो परसेंटेज इंक्रीज अब हमने देखना है कितना है, तो इंक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 100, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 20%। तो मुख्तलिफ स्टेप्स में क्वेश्चन होता है। पहला स्टेप क्या था कि आपको ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस आपने 100 मानी, फर्ज किया, और उसमें जब आपने प्रॉफिट ऐड किया 20%, तो सेलिंग प्राइस आपके पास पहली आ गई। फिर आपने कहा कि उस पर आप फिर अगेन 25% इंक्रीज कर रहे हो तो वो 150 होगी। आपने पहले ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस से ओरिजिनल सेलिंग प्राइस निकाली है, न्यू सेलिंग प्राइस से न्यू कॉस्ट प्राइस निकाली है, और उसके बाद आपने न्यू कॉस्ट प्राइस में से ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस माइनस की है, जो आपका आंसर आया है उससे आपने परसेंटेज इंक्रीज ऑफ कॉस्ट प्राइस निकाल लिया है। उसके बाद एक इजी सा क्वेश्चन है कि एक बाप है अपने बेटे को बताता है, आई वॉज ऑफ योर प्रेजेंट एज व्हेन यू वर बोर्न, जब तुम पैदा हुए थे तो मैं आज के दिन तुम्हारी जो उम्र है इतनी मेरी तब की उम्र थी। तो अगर फादर की अब एज 38 ईयर्स है तो बेटे की उम्र 5 साल पहले क्या थी। सवाल को काफी मुश्किल बनाया गया है। तो आप देख लें कि फादर की जो प्रेजेंट एज है, फादर एज वो है 38, बेटे की एज हमें नहीं पता तो हम लिख लेते हैं x ईयर। तो आज से कुछ साल पहले जब वो पैदा हुआ तो उस वक्त बेटे की उम्र तो 0 ईयर थी, लेकिन जो बाप की उम्र थी, फादर्स ओल्ड एज यानी कि उसकी जो पुरानी उम्र थी वो थी 38 माइनस प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो ये आपके पास आ जाएगा 38 माइनस x। तो हम कहते हैं कि उस वक्त जो बाप की उम्र थी वो ये थी और बेटे की आज की उम्र ये है। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। 38 विल बी इक्वल टू x प्लस x, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 38, तो x विल बी इक्वल टू 19। तो 19 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बाप की उम्र बेटे की पैदाइश के वक्त 19 साल थी, और यहां पर क्वेश्चन क्या है, सन्स एज 5 इयर्स बैक, 5 साल पहले बेटे की उम्र कितनी थी, 5 साल पहले बेटे की उम्र थी 19 माइनस 5 यानी कि 14 साल। सो 14 इयर्स इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पर पेपर की डिस्कशन कंप्लीट होती है। आप में से जो कोई भी एएसएफ की तैयारी में इंटरेस्टेड है और करना चाहते हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर एएसएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके न्यू सेशंस का हमने आगाज कर दिया है। सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।